नमस्कार सभी को। कैसे हो मेरे भाई और बहनों। उम्मीद है आप सभी लोगों की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आप सभी लोग स्वस्थ भी होंगे। हालांकि आजकल में जो हल्द्वानी में निंदनीय चीज़ें हो रही है, उनकी वजह से जो एक पशुधन अधिकारी का एग्ज़ाम है उसमें का बच्चों को काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप सभी लोग देखभाल करके जाइएगा, अपनी सेफ्टी पहले रखिएगा। एग्ज़ाम और भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन अपनी सेफ्टी के साथ चलिएगा और अकेले मत जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपनी सेशन की ओर। हमारा जो परीक्षावाणी सीरीज चल रही थी उसमें हमारे 12 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और आज 13वां चैप्टर है जिसका नाम है ऊर्जा संसाधन। मतलब कि उत्तराखंड में एनर्जी की क्या क्या सोर्सेज है, किन वजह से किन कारणों से यहाँ पे ऊर्जा उत्पन्न होती है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, क्या क्या परियोजनाएं हैं, वो हम सभी आज इसमें पढ़ेंगे। तो हमारे उत्तराखंड में जो ज़्यादातर बिजली बनाई जाती है वो किस चीज़ से बनाई जाती है? हाइड्रो पावर, यानी कि जो पानी से चलने वाले संयंत्र होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रॉयल्टी की। रॉयल्टी क्या होता है? देखिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे ये हमारा घर है और हमने इसके आगे 2 दुकानें निकाल दी, दुकान की जगह निकाल दी। अब एक कोई बैंक आ गया या फिर एक कोई कैफ़े की फ्रेंचाइजी आ गई, वो बोलते हैं कि हम आपको इसका किराया तो देंगे, किराया तो आपको मिलेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ हम आपको जो हमारा प्रॉफिट होगा उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा भी देंगे, जैसे कि 10%, 12%, कितना भी वो अपने अकॉर्डिंग देंगे। तो उसको बोलते हैं रॉयल्टी। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे हमारे उत्तराखंड में हाइड्रो पावर प्लांट्स बन रहे हैं, तो संसाधन तो हमारे यूज़ हो रहे हैं, पानी हमारा आ रहा है और यहाँ पे जो खतरा है वो भी हम मोल ले रहे हैं। तो उससे क्या होता है ना कि जो हमारे उत्तराखंड में बनाई जा रही हैं सारी परियोजनाएं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो या कई राज्य सरकारों की मिली हुई परियोजना हो, तो उसमें हमें एक रॉयल्टी मिलती है 12% की। कितने की? 12%। अब बात करते हैं कि हमारे उत्तराखंड में कितना ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। तो एस्टिमेट जो लगाया गया है वो 40,000 मेगावाट का लगाया गया है और 25,000 मेगावाट की एक परियोजना चिन्हित है, यानी कि अभी वो कार्यशील है, अभी पूरी नहीं हुई है। तो वो बोला जा रहा है कि पिथौरागढ़ चंपावत वाले एरिया में लगेगी, जहाँ से काली नदी बहती है हमारे उत्तराखंड और नेपाल के बीच में। और ये राज्य ऊर्जा निगम और नेशनल पावर कॉरपोरेशन की मदद से आगे बढ़ रही है, इनमें इन दोनों का सहयोग है। अब उत्तराखंड में 3 नए सब स्टेशन लगाए हैं। सब स्टेशन क्या होता है? मान लीजिए हमारा डैम है, जहाँ से हमने बिजली भेज दी पूरी पावर में। ठीक है, अभी हमें नहीं पता ये कहाँ पे यूज़ होनी है, कहाँ पे नहीं। फिर यहाँ पे एक जगह होती है जिसको बोलते हैं सब स्टेशन, और ये ही डिसाइड करती है कि जैसे बिजली कहीं घरों में जाएगी तो वहाँ कम खपत है, किसी इंडस्ट्री में जाएगी तो वहाँ ज़्यादा खपत है, किसी छोटे कारखाने में जाएगी तो वहाँ पे मीडियम लेवल की खपत है। तो यहाँ से बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करता है अलग अलग पावर कंजम्पशन में, कितना उसका कंजम्पशन हो रहा है, कितना जो उपभोक्ता है उसका खपत कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है सब स्टेशन। तो 3 सब स्टेशन कौन कौन से हैं हमारे उत्तराखंड में? वो हैं रुड़की, किच्छा और पिथौरागढ़। रुड़की हरिद्वार में, किच्छा उधम सिंह नगर में और पिथौरागढ़ है ये। अब लघु परियोजना क्या होती है? जो भी परियोजना 25 मेगावाट से छोटी होती है उसको क्या बोलते हैं? लघु परियोजना। और बड़ी परियोजना किसको बोलते हैं? जो 25 मेगावाट से क्या होती है? बड़ी होती है, उसको क्या बोलते हैं? बड़ी परियोजना। अब जो हमारी जल विद्युत क्षमता है, हमारे उत्तराखंड में जल से उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा है, उसका अनुमानित जो आंकड़ा निकल के आता है वो है 15,000 मेगावाट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऊर्जा के लिए हमारे उत्तराखंड में 2 बॉडीज हैं, एक है उत्तराखंड जल विद्युत निगम और एक है उत्तराखंड विद्युत निगम। ठीक है, उत्तराखंड विद्युत निगम की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 2001 में। वहीं पे उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई? 9 नवंबर 2001 को। और इसके पूरे उत्तराखंड में 20 से ज़्यादा केंद्र हैं।
आगे चलते हैं और बात करते हैं THDC की, यानी कि टिहरी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1988 को होती है और फरवरी 1989 को इसका कार्य जो होता है वो उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से लेके THDC को सौंप दिया जाता है, यानी कि THDC इसको टेक ओवर कर लेता है। अब बात करते हैं पिटकुल की। पिटकुल की स्थापना कब हुई? 1 जून 2004 को। और ये जो उसका नेटवर्क है वो 132 किलोवाट से ज़्यादा की बिजली का नेटवर्क है, यानी कि इससे ज़्यादा की बिजली को ये क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है। यूपीसीएल क्या करता है कि जो UJVNL है और पिटकुल है उससे बिजली लेता है और उपभोक्ताओं को बांटता है। क्या करता है? UJVNL और पिटकुल से बिजली लेता है और कंज्यूमर्स को बांटता है। वहीं अगर बात करें हम उरेडा की, तो ये क्या करता है कि जो पंचक्की या गराट है उनका पुनर्विकास करता है। वहीं पे जो इसका हेडक्वार्टर है वो अल्मोड़ा में है। वाटर मिल्स ओनर्स एसोसिएशन की अगर बात करें तो वो चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग और टिहरी में है। और वहीं जो ये पंचक्की वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका, ये 1 अप्रैल 2001 में लघु उद्योग का इसका दर्जा मिला। किसका दर्जा मिला? लघु उद्योग का, यानी कि जो आपके स्मॉल एंटरप्राइजेस, ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद। तो जो लघु जल विद्युत परियोजना की शुरुआत हुई वो 1906 से 7 के बीच में हुई और उसी के अंतर्गत ग्लोगी जल विद्युत परियोजना की जो गठन हुआ, मतलब स्थापना हुई इसकी, वो 1909 में हुई। ये कहाँ पे स्थित है? तो मसूरी और देहरादून के मार्ग पे अगर जाते हो आप, मतलब देहरादून से अगर मसूरी जाते हो तो वहीं पे 2 गांव पड़ते हैं, क्यारकुली और भट्टा गांव। उन्हीं के बीच में ग्लोगी जल विद्युत परियोजना है। और मैसूर के बाद ये देश का दूसरा व उत्तर भारत का पहला विद्युत संयंत्र है, यानी कि पूरे देश में इसका नंबर कौन सा आता है? दूसरा। और अगर उत्तर भारत की बात करें तो फर्स्ट नंबर की जल विद्युत परियोजना है, इससे पहले नहीं बनी। अब कुछ जल विद्युत परियोजनाओं की बात कर लेते हैं। पहला नाम आता है पथरी परियोजना और मोहम्मदपुर परियोजना की। ये दोनों स्वतंत्रता से पूर्व बनी है और किस पे बनी है? गंगा नहर पे, ठीक है, जो हरिद्वार में पड़ता है। उसके बाद देखते हैं खमीटा या खटीमा परियोजना, जो 1955 में बनी और शारदा नदी पे है, उधम सिंह नगर में ये पड़ती है। फिर आता है लोहिया हेड परियोजना, ये भी शारदा नदी पर है और उधम सिंह नगर में पड़ती है। उसके बाद आता है ढकरानी परियोजना, जो 1965 से 70 के बीच में बनी और देहरादून में स्थित है। ढालीपुर परियोजना, ये भी 1965 से 70 के बीच में बनी, ये भी देहरादून में है, लेकिन ये यमुना नदी पे है, ठीक है। छिब्रो परियोजना टोंस नदी पे है और इसकी स्थापना 1974 से 76 के बीच में हुई, ये भी देहरादून में है। रामगंगा परियोजना 1976 से 78 में इसका जो है स्थापना हुई और ये रामगंगा नदी पे है, पौड़ी में जो पड़ता है। खोदरी परियोजना, इसकी स्थापना 1983 से 84 के बीच में हुई, यमुना नदी पे स्थित है और देहरादून में पड़ती है। चिल्ला परियोजना 1980 से 81 के बीच में पड़ती है और जो चिल्ला रेंज है जो हमारे राजाजी नेशनल पार्क के अंदर आता है, वो उसी के अंदर ये चिल्ला परियोजना है। ये गंगा नदी पे बनी हुई है, मतलब गंगा पे ही बनी हुई है और पौड़ी में पड़ती है। टनकपुर परियोजना, ये 1993 में बनी, शारदा नदी पे बनी और कहाँ है? चंपावत में है। वहीं अगर बात करें हम उत्तराखंड की सबसे बड़ी परियोजना की, टिहरी परियोजना की, तो थोड़ा इसको विस्तार में पढ़ते हैं। ये कितने ऊंचाई वाली परियोजना है? तो 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये काफर बांध के प्रकार की परियोजना है, यानी कि मिट्टी पत्थर से बनी हुई। मिट्टी को, पत्थर को, कहीं कहीं फुट मिट्टी पत्थर को कंप्रेस करके 1 मीटर में या उससे कम में जब दबा दिया जाता है तो वो मतलब एक चट्टान की तरह बन जाती है मिट्टी पत्थर भी। तो उस प्रक्रिया से बांध बना हुआ है और ये एशिया का सबसे ऊंचा बांध है तथा विश्व का चौथा सबसे ऊंचा बांध है, याद रहेगा। संज्ञा क्या दी गई है, यानी कि इसको मतलब कैसे हम जानते हैं, तो इसको राष्ट्र का गांव का दर्जा मिला हुआ है, मतलब राष्ट्र का गांव बोला जाता है इसको 1972 में योजना आयोग ने स्वीकृति दी। योजना आयोग जो हमारा पहले होता था
उसने इसको क्या दी, स्वीकृति दी, अप्रूव किया, ठीक है। और 1978 में उत्तर प्रदेश सरकार के जो अंतर्गत सिंचाई विभाग है उसने कार्य करना शुरू कर दिया गया। आपको अभी बताया था मैंने पहले, उत्तर प्रदेश सरकार की सिंचाई विभाग के अंतर्गत आता था, उसके बाद ये THDC के हाथों में गया। तो 1988 में 10 वर्षों के बाद केंद्र के हाथों में गया तथा अगले ही वर्ष 1989 में ये THDC के हाथों में चला गया। अब सारा जो कार्यभार था वो THDC करता था। ये जो परियोजना है वो 2400 मेगावाट की है। शुरू में ये 600 मेगावाट की थी। अब देखते हैं इसके चरण। पहला चरण टिहरी में है जो 1000 मेगावाट का है और 30 जुलाई 2006 को इसको राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया, यानी कि अब ये राष्ट्र का है और राष्ट्र के लिए है। दूसरा चरण जो आता है वो भी 1000 मेगावाट का है और ये टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट है। ये क्या करता है कि पानी को रिसाइकल करता है और उससे बिजली बनाता है। जो तीसरा चरण है वो 400 मेगावाट का है और ये कोटेश्वर बांध का है, जहाँ पे पूरे ये जैसे डैम है, अब इसके आगे पानी छोड़ दिया जा रहा है और पीछे पानी इकट्ठा किया जा रहा है। अब ये जो पानी इकट्ठा हो गया तो एक तालाब या सागर बोल सकते हैं इसको। तो इसका जो नाम है वो है स्वामी तीर्थ सागर और ये 42 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें 354 करोड़ मीटर क्यूब क्या है, पानी है, जिसमें से 261 करोड़ मीटर क्यूब क्या है, कार्यशील है, ठीक है, मतलब उससे काम लिया जा रहा है। दिल्ली को ये कितना पेयजल करता है, यानी कि मतलब पीने के लिए पानी देता है तो 300 क्यूसेक ये पीने का पानी देता है दिल्ली को और यूपी को 200 क्यूसेक। अगर सिंचाई की बात की जाए तो इसकी वजह से 6.04 लाख हेक्टेयर जो वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है उसमें सिंचाई की व्यवस्था पहुंचती है। और आपको बताया मैंने 12% इसमें रॉयल्टी मिलती है ड्यू टू मतलब बिजली की वजह से, मतलब एज अ बिजली मिलती है उत्तराखंड में। इसका जो डिज़ाइन है वो जेम्स ब्रून ने तैयार किया और उस टाइम के जो इंडिया और रशिया के बीच में जब इस बांध को लेके एग्रीमेंट हुआ था, ट्रीटी साइन हुई थी, तो सोवियत रशिया था उस टाइम पे, रशिया नहीं था, सोवियत रूस था। तो उसके प्रेसिडेंट कौन थे, मिखाइल गार्वोचियोव, ठीक है, याद रहेगा। सर्वप्रथम जो इसका विरोध किया वो कमलेंदुमती शाह ने किया। आप सभी को पता है कमलेंदुमती शाह कौन थी, बताने की ज़रूरत नहीं है। 1978 में बांध विरोधी समिति का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने की, विद्यासागर नौटियाल जी ने। और अगले ही वर्ष 1979 में वीरेंद्र सकलानी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की इस बांध को लेकर, ठीक है। 1991 में क्या हुआ कि सुंदरलाल बहुगुणा ने धरना दिया और 76 दिनों तक इसके निर्माण को रोक के रखा, ठीक है। अब टिहरी बांध जो है वो 7.5 किलोमीटर गहराई में, मतलब ऐसा है ना कि जैसे ये बांध है तो ऐसा बोला जाता है कि अगर इसके डीप में जाए, यानी कि अगर यहाँ पे गड्ढा खोदते जाए तो 7.5 किलोमीटर की दूरी पे क्या है, भूकंप अभिकेंद्रीय क्षेत्र है, यानी कि वहाँ से भूकंप उत्पन्न होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और ये महार टियर फास्ट पर है, मतलब इसको नाम दिया गया है महार टियर फास्ट, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत संवेदनशील एरिया में है, लेकिन ऐसा होता है ना कि जब अगर एक परियोजना पास हो जाती है तो फिर उसको मतलब शुरू करने के बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं। केंद्र बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो ये मतलब रुका नहीं, बहुत प्रयास किए गए लेकिन रुका नहीं। और अब सभी के सामने है कि टिहरी बांध अगर मतलब ऐसे बोलते हैं कि अगर टूट गया तो क्या होगा, कितनी त्रासदी आएगी, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन कुदरत होती है, उसके साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2002 तक ये क्या हुआ कि ये जल में डूब गया, इसमें पानी छोड़ दिया गया। पहले वहाँ पे टिहरी का पूरा गांव था जिसमें पानी छोड़ा गया और वहाँ के लोगों को स्थानांतरित कहाँ किया गया, ऊपर एक जगह पड़ती है बोराड़ी या न्यू टिहरी जिसके नाम से जानते हैं, तो वहाँ पे लोगों को स्थानांतरित किया गया, ठीक है। वहाँ पे स्कूल्स बनाए गए, पेड़ लगाए गए,
कॉलेजेस बनाए गए, तो मतलब बहुत ज़्यादा जो भी डेवलपमेंट किया है वो THDC ने किया है, ठीक है। अब कुछ मतलब प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहले आता है विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना। ये अलकनंदा नदी पे है और चमोली में है, और इसकी क्षमता कितनी है? 650 मेगावाट। किस कंपनी ने बनाया है? JP वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। और ये मतलब ये ऐसी चीज़ें होती है जिन पे कोई ध्यान नहीं देता। आप इन चीज़ को मतलब बहुत पढ़ के जाइएगा, बहुत रट के जाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम अब बहुत डीप आने लगे हैं। अब फैक्ट्स नहीं पूछे जाते, अब जो भी पूछा जाता है बहुत डीप पूछा जाता है, थ्योरी में अंदर घुस के पूछा जाता है, स्टेटमेंट के तौर पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि 12 वर्ष तक निर्माण कार्य रुका रहा। मतलब देखो, उत्तराखंड में ऐसा है ना कि एक बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पर्यावरण को लेके शुरू से लोग जागरूक रहे हैं, तो उस वजह से मतलब जो भी ऐसे विकास होता था, विकास कह लीजिए या फिर ऐसी परियोजनाएं बोल लीजिए कि ये बनती थी, तो लोग कहीं ना कहीं इनको रोकने की कोशिश ज़रूर करते थे, ताकि मतलब नेचर के साथ खिलवाड़ ना हो, उसके साथ कुछ भी अनहोनी ना हो। तो ये भी 12 वर्षों तक इसका निर्माण कार्य क्या हुआ? रुका रहा। और 12% हमें इसमें रॉयल्टी मिलती है। वहीं 88% जो भी मतलब खर्च वगैरह होता है वो केंद्र सरकार देती है, ठीक है। फिर आता है धौली गंगा प्रथम परियोजना। इसकी क्षमता कितनी है? 280 मेगावाट, और ये पूर्वी धौली गंगा पर बनी हुई है, धारचूला और पिथौरागढ़ में पड़ती है, ठीक है। शुरू कब हुई? 2005 में। और ये भारत की पहली परियोजना थी जिसमें कट ऑफ वॉल टेक्निक का यूज़ किया गया, ठीक है। भारत में पहली बार ऐसा हो रहा था कि कट ऑफ वॉल टेक्निक का यूज़ किया जा रहा था किसी जल विद्युत परियोजना में। कुमाऊं में क्या हुआ कि भूमिगत पावर हाउस और सुरंग वाली पहली परियोजना थी ये। मतलब कुमाऊं की ये पहली ऐसी परियोजना थी जो भूमिगत थी और सुरंग वाली थी, मतलब सुरंग के अंदर थी, ठीक है। टिहरी डैम में अगर आप जाओगे तो उसमें भी पहाड़ के अंदर सुरंगें हैं, उनसे पानी फ्लो होता है, फिर टरबाइंस घूमती हैं। तो मतलब बहुत लंबा प्रोसेस है। आप कभी अगर विजिटिंग कार्ड बनवाओगे तो जाके देखना, बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं। मनेरी बाली परियोजना प्रथम और द्वितीय। पहले करते हैं प्रथम की बात। 90 मेगावाट की है, भागीरथी नदी पे बनी हुई है, उत्तरकाशी में तिलोथ नामक जगह पे, और ये 1983 से कार्यरत है। वहीं पे अगर मनेरी बाली परियोजना सेकंड की बात करें तो ये दरासू में स्थित है और 304 मेगावाट की इसकी क्षमता है। इसका निर्माण 1976 से शुरू हुआ और ये कार्यरत कब से है? फरवरी 2008। तो ये कितने कितने साल लग जाते हैं, है ना। देखिए, 1976 से निर्माण कार्य शुरू हुआ और कार्यरत कब हुई? 2008 में। 1990 में बंद हो गई थी और 2002 या 3 में फिर से शुरू की गई, यानी कि ये भी 10-12 साल बंद रही। फिर आता है हमारा श्रीनगर जल विद्युत परियोजना, अलकनंदा नदी पे है, पौड़ी में, 330 मेगावाट की परियोजना है। पाला मनेरी परियोजना या मनेरी पाला परियोजना, इसको एक ही नाम से जाना जाता है, 480 मेगावाट की क्षमता है और भागीरथी उत्तरकाशी में स्थित है, भागीरथी नदी पे। किशाऊ बांध परियोजना, इसकी क्षमता 660 मेगावाट की है और ये टोंस नदी पे बना हुआ है, जो देहरादून में पड़ती है। उत्सायु बांध परियोजना, ये 1000 मेगावाट की परियोजना है और ये अलकनंदा नदी पे बनी हुई है और कहाँ पड़ती है? पौड़ी में। फिर आते हैं हमारी लोहारी नाग पाला परियोजना, 520 मेगावाट की परियोजना है, भागीरथी नदी पे बनी हुई है और कहाँ पड़ती है? उत्तरकाशी में। कोटली भेल परियोजना 1000 मेगावाट की है और गंगा और टिहरी पे बनी हुई है। अब देखिए, जिसकी मैं बात कर रहा था, पंचेश्वर बांध परियोजना, 5040 मेगावाट की परियोजना है और काली नदी पे मतलब बनने जा रही है, ये विचाराधीन है अभी, नेपाल और भारत के बीच में। और जो राज्य में तकनीक यूज़ होती है जल विद्युत परियोजनाएं बनाने के लिए, वो सुरंग प्रणाली की होती है, यानी कि उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रन ऑफ द रिवर टेक्निक। इसी के साथ दोस्तों आपका 13th चैप्टर भी क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब हमारे शायद 6 चैप्टर मुश्किल से बचे होंगे, 6 या 7, उनको हम बहुत जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं। परीक्षा वाणी को पढ़ के जाइएगा। ठीक है, ऐसा है ना कि अगर आप एसआई की तैयारी भी कर रहे हो तो उसमें जीके या जीएस कितने की आ रही है? कितने की आ रही है?
75 नंबर की। उसी में आपकी 20 से 25 नंबर की उत्तराखंड पूछने वाला है, और बाकी 50 में वो आपसे हिस्ट्री पूछेगा, जियोग्राफी पूछेगा, पॉलिटी पूछेगा, इकोनॉमिक्स पूछेगा, आर्ट्स एंड कल्चर पूछेगा। मतलब ये देखिए कितनी चीज़ है, और साथ में करंट अफेयर भी पूछेगा। तो लगभग 25 नंबर के आप मान के चलिए, और यूकेपीएससी ऊपर से एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है, तो परीक्षा वाणी से ज़्यादा बाहर मेरे को लगता नहीं है कुछ आएगा। एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर आपने साइड बुक्स पढ़ी होंगी तो आप कर लेंगे, नहीं तो 1 या 2 नंबर से अगर आप 25 में से 22 या 23 भी ले आते हो तो वो बहुत बड़ी बात है, आप सिर्फ परीक्षा वाणी को पढ़ के। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।